हेलो स्टूडेंट्स, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा का पहला पॉइंट जो है कि राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन है। ठीक है, एवं कौन सा उच्च सदन है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन और द्वितीय सदन है। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, राज्यों और संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य और संघ क्षेत्र राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन से होते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि जो केंद्र द्वारा क्या बोलते हैं नहीं होते, केंद्र द्वारा संचालित नहीं होते, वो राज्य जो है, जैसे कि स्टेट की अपनी अलग व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो वैसे ही स्टेट जो है ये होते हैं कि ये क्या बोलते हैं, जो सदस्य आते हैं यहाँ पे राज्यसभा में, ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। ठीक है, लोकसभा की तुलना में इसके पास कुछ कम शक्तियाँ होती हैं, लेकिन इसका अपना ही महत्व है। ठीक है, और उपयोगिता है कि भाई किस तरह से इसका उपयोग करेंगे हम, इसमें किस तरह के जो है हम इसके महत्व को कैसे समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गठन के बारे में देखते हैं कि राज्यसभा का गठन और निर्वाचन पद्धति किस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये इसके गठन के बारे में जो है अनुच्छेद 80 में बताया गया है। इसका जो पूरा विस्तृत वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं कि यहाँ पे सदस्य संख्या कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 250 हो सकती है। ठीक है, 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं इसमें राज्यसभा में। ठीक है, और उसके बाद है कि 238 सदस्य जो होते हैं, इसके कुल टोटल 250 में से 238 सदस्य जो होते हैं वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। मतलब डायरेक्ट उनका इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली आते हैं। इनडायरेक्टली कैसे होता है कि इनडायरेक्टली उनको विधायक ही क्या करते हैं, विधायक ही उनका चुनाव करते हैं। विधायक लोग ही उनको क्या करते हैं, राज्यसभा सदस्यों के रूप में चुनते हैं। ठीक है, अब अब रहा कि 12 सदस्य, 238 सदस्य तो इस प्रकार से हो गए। 12 सदस्य जो बाकी बचे हुए होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब वो किन किन क्षेत्रों से होते हैं, वो होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से। इन सब से और इसमें विशेष रूप से योगदान देने के लिए जो है और अनुभव प्राप्त कर चुके लोगों को चुना जाता है, कि विशेष अनुभव उनको रहता है, इस वजह से उनको चुना जाता है। और कौन चुनता है या कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, ये विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में देखते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। ठीक है, 245 टोटल अभी वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है, और 233 उनमें से सदस्य जो हैं वो हैं विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, 12 सदस्य जो हो गए वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अभी बताया ही था हमने कि किन किन क्षेत्रों से किए जाते थे। अब ये आता है दिल्ली तथा पांडिचेरी, दो ऐसे संघ शासित राज्य हैं जिन्हें राज्यसभा में स्थान आवंटित किया गया था। ठीक है, इन्हें राज्यसभा में भी स्थान आवंटित किया गया था। क्यों किया गया था, इसके पीछे रीजन ये था कि विधानसभा न होने के कारण वहाँ यहाँ पे क्या है, दोनों जगहों पे विधानसभा नहीं थी, तो इस कारण यहाँ पे क्या किया गया था, स्थान आवंटित किया गया था राज्यसभा में। परंतु अब दोनों राज्यों में क्या हो चुका है, अब दोनों राज्यों में विधानसभा गठित की जा चुकी है, तो अब राज्यसभा में इनकी कोई सदस्यता नहीं है। ठीक है, तो इनके पास खुद की विधानसभा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में स्थान प्राप्त नहीं है। वो कौन कौन से 4 राज्य क्षेत्र हैं, कौन कौन से 4 संघीय क्षेत्र हैं। ठीक है, तो वो है दमन दीव, दादरा नगर हवेली। ये पहले मान लो 5 होते थे, लेकिन अभी क्या है, इन दोनों का विलय हो गया तो ये 4 में ही आ गए हैं। ठीक है, तो 4 में कौन कौन से, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है चंडीगढ़। ठीक है, ये 4 संघीय क्षेत्र हो गए जहाँ से क्या है, राज्यसभा में इनको स्थान प्राप्त नहीं है।
अब बात आती है कि सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो मोस्टली सारी चीज़ें लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बराबर ही होनी चाहिए, लेकिन एक जो केवल विशेषकर अलग से दिखती है वो है उम्र सीमा। ठीक है, उम्र सीमा राज्यसभा के सदस्यों की होनी चाहिए न्यूनतम 25 वर्ष, एवं लोकसभा के सदस्यों की होती है 25 वर्ष होती है, सॉरी अभी मैं राज्यसभा का कह गया था। लोकसभा की होती है न्यूनतम 25 वर्ष होने के लिए लोकसभा सदस्य की। ठीक है, और राज्यसभा के लिए होती है न्यूनतम 30 वर्ष। न्यूनतम 30 वर्ष वो उम्र सीमा छू चुका हो या पार कर चुका हो, न्यूनतम 30 वर्ष का हो चुका हो। चलिए आगे बढ़। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसके कार्यकाल की, कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, कितना होता है। तो इसके कार्यकाल को जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो होता है, ये स्थायी सदन है राज्यसभा, तो इसकी क्या होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष क्या होते हैं, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उतने ही सदस्य क्या करते हैं, प्रति दूसरे वर्ष वो लोग क्या हो जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने सदस्य पहले प्रति दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं, उतने ही सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट क्या है, प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रह सकता है। लोकसभा में होता था कि 5 साल का रहेगा, लेकिन राज्यसभा में ये होता है कि 6 वर्ष तक वो अपना क्या रह सकता है, सदस्यता बरकरार रख सकता है। अब अगला पॉइंट क्या है, रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराया जाता है। ठीक है, जो भी वैकेंट होती है सीट, उसके लिए क्या कराया जाता है, उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव में क्या होता है, उपचुनाव इस प्रकार में चुना गया व्यक्ति उतने समय राज्यसभा का सदस्य रहता है जितने समय जितने समय रिक्त हुए स्थान का शेष बचा है। यानी कि जितना भी समय बाकी बचता है, मान लीजिए किसी ने बीच में ही अवकाश ले लिया, ठीक है, कि भाई वो उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ 6 वर्ष का, और उसने पहले ही जो है, या अपना 2 वर्ष का भी कार्य, जो जिसके पास 2 वर्ष की वो सदस्यता आई, तो वो 2 वर्ष भी पूरा नहीं कर पाया, और उसका जो है क्या हो गया, उसने अवकाश प्राप्त कर लिया। तो उसकी जो जितना समय उसका बचा रहेगा उसके कार्यकाल का, उतने समय के लिए ही अगला व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, सदस्य रह सकता है, उतने समय तक ही। तो ये बताया गया है कि राज्यसभा का सदस्य रहता है जितना समय रिक्त हुए स्थान का शेष बचा है। ठीक है, मतलब जितने समय के लिए वो स्थान बचा हुआ है, मतलब समय सीमा उसकी सदस्यता की खत्म होने की है। ठीक है, अर्थात वह पूरी अवधि 6 वर्ष तक स्थायी सदस्य नहीं रहता। तो यही हो गया कंक्लूजन कि भाई वो पूरे 6 वर्ष तक, ऐसा जरूरी नहीं कि वो पूरा 6 वर्ष पूरा कंप्लीट ही करे। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख। तो अब देखिए कि राज्यसभा के पदाधिकारी, इसके प्रमुख 2 पदाधिकारी होते हैं। एक पहला तो होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। ठीक है, और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उसका जो कार्यकाल होता है, जितने समय तक उस पद पर रहेगा, वो 5 वर्ष होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। ठीक है, उनमें से किसी भी एक सदस्य को क्या करेगी, 6 वर्ष के लिए निर्वाचित करेगी। ठीक है, उपसभापति के रूप में। अगला पॉइंट है, यदि उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो, तब राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे, इस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, तो ऐसे समय पे ऐसी जो है राष्ट्रपति ऐसा काम करेगा। अब देखिए कि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल बहुमत से प्रस्तावित कर हटाया जा सकता है उपसभापति को। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति को क्या किया जा सकता है, सदस्यों द्वारा कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। उसके साथ साथ ही एक और चीज है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है, किंतु वह किसी भी समय अपने हस्ताक्षर कर, ठीक है,
सभापति को संबोधित होगा। अब ये चीज़ को हम क्लियर करते हैं कि तो यही था कि भाई सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति तो होता है, सदस्य नहीं होता। अब क्या होता है, उपसभापति किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो सभापति को संबोधित होगा अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, ऐसा करके वो अपना पद त्याग सकता है। राज्यसभा के अगला पॉइंट है, राज्यसभा के सभापति को धन विधेयक के संबंध में, ये इसका अधिकार है कि उसके कर्तव्यों में कि राज्यसभा के सभापति को धन विधेयक के संबंध में निर्णय का अधिकार नहीं है। ठीक है, अकेले इसको निर्णय लेने की पावर नहीं है। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाना या हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिसका नाम है IT ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम कि राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसकी जो विधायी शक्ति है उसके अंतर्गत आता है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है, किंतु विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि इसके पास पावर नहीं है कि खत्म कर दे उस विधेयक को, 6 माह तक रोक तो सकती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में क्या है, राज्यसभा में धन विधेयक पास नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा में धन विधेयक पास नहीं किया जा सकता। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, पास नहीं कर सकती। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा मन जो है कुछ करता है एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का। तो 4 पंक्तियाँ सुनिए कि रास्ता चलते हुए तो हम कदम गुस्से में हैं, रास्ता चलते हुए दो हम कदम गुस्से में हैं, हम दुनिया से दुनिया हमसे गुस्से में है। लिख नहीं पाती जो लिखना चाहती हैं उंगलियां, लिख नहीं पाती जो लिखना चाहती हैं उंगलियां, क्या हुआ जाने कि हाथों से कलम गुस्से में है। ठीक है, तो इसी तरह बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। शक्तियाँ एवं कार्य में चल रहे थे हम लोग। तो अगला जो है कि संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। इसमें क्या होता है कि संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। ठीक है, कि ये भी संविधान संशोधन जिस प्रकार से लोकसभा कर सकती है उसी प्रकार से ये भी कर सकती है। अब इसी में दूसरा पॉइंट है कि संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की सहमति होने पर, संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की सहमति होने पर संशोधन विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण बताया गया था कि 1989 में 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो दिया गया था उसमें क्रमशः पंचायत व नगर पालिका संबंधी विधेयक था ये। अब इसमें हुआ क्या था, राज्यसभा द्वारा पारित न होने के कारण ये समाप्त हो गए थे। ठीक है, तो ये थी इसकी मूल जो है अवधारणा कि भाई ऐसा क्यों हुआ था। तो नेक्स्ट यही है कि आपातकाल संबंधी शक्ति। आपातकाल संबंधी शक्ति में क्या है, इसमें है राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य है। यदि उद्घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा विघटित हो गई हो, तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। तो ये थी इसकी जो है आपातकाल संबंधी शक्ति। अब नेक्स्ट जो है हमारा है वो है अन्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए तो अन्य शक्तियों में देखते हैं कि अन्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, ये तो सही बात, ऑब्वियस बात है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये भी सही बात है। अब तीसरा है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है
जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 जो है अन्य बिंदु। अब इसके अलावा और कौन कौन, तो चलिए देखते हैं कि अगला पॉइंट है, राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है यदि लोकसभा प्रस्ताव पर सहमत हो जाता है तो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि अन्य शक्तियों खत्म हो गई। अब आता है कि विशेष शक्ति। विशेष शक्ति में क्या है राज्यसभा की विशेष शक्ति? विशेष शक्ति है राज्यसभा को निम्न 2 कार्य करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? वो है राज्य सूची में उल्लिखित अमुक विषय पर राष्ट्रीय महत्व का है, राज्य सूची में उल्लिखित अमुक विषय यदि राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, ये किसमें है? आर्टिकल 249 में है। ये विशेष शक्ति है राज्यसभा के पास। ठीक है, और दूसरी है नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। नई अखिल भारतीय सेवाएं जो भी होंगी उनकी स्थापना कर सकता है। ये आर्टिकल 312 में लिखा हुआ है, यानी अनुच्छेद 312 में लिखा हुआ है अन्य शक्तियों में। ठीक है, अगली शक्ति कौन सी है इंपॉर्टेंट, चलिए देख। इसी विशेष शक्ति में राज्यसभा ने अब तक 2 बार इस विशेषाधिकार का प्रयोग किया है। पहली बार 1961 में इस अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय इंजीनियर सेवा, ठीक है, भारतीय इंजीनियर सेवा में भारतीय इंजीनियरिंग इंजीनियर सेवा तथा भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दिया। ठीक है, दूसरी बार 1965 में राज्यसभा द्वारा भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया। ठीक है, तो ये 2 विशेष अधिकार और भी दिए गए। ठीक है, तो इसके साथ हमारी राज्यसभा समाप्त होती है। अब जो है, अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ये हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए जिसका नाम है IT ऑनलाइन एजुकेशन। यहाँ पे कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।